Yes, sir. तो अब सेंटेंसेस हम लोग दोनों टाइप के कवर कर लेंगे, नॉर्मल सेंटेंसेस भी एंड क्वेश्चन सेंटेंसेस भी, ठीक है, ताकि हमें दोनों की प्रैक्टिस अच्छे से हो। तो हम सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस में हमारे पास स्ट्रक्चर क्या था? सेंटेंस को सबसे पहले हम लोग बोलते हैं जात, SATZ, ठीक है, जात यानी कि सेंटेंस। अब इसका रूल क्या है बनाने के लिए? रूल इज कि वर्ब को सेकंड पोजीशन पर रखना है, ठीक है। सब्जेक्ट को या तो हम फर्स्ट पर रख सकते हैं या फिर सब्जेक्ट को हम थर्ड पर रख सकते हैं, यानी कि वो वर्ब के साथ होना चाहिए, और बाकी सेंटेंस को हम जैसे मर्जी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके लिए एक एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे मैं कहता हूं आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज आई, ठीक है। तो मैं इसको फर्स्ट पोजीशन पर भी रख सकता हूँ, इश, ठीक है। आई को बोलते हैं इश। एम के लिए हम लगाते हैं बिन, ठीक है। और स्टूडेंट को हम लोग स्टूडेंट ही बोलते हैं। अब मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट है इसको हम फर्स्ट पोजीशन पर भी रख सकते हैं और थर्ड पर भी रख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्टूडेंट बिन और इश। तो हमारी ये जो वर्ब है, वर्ब इज बिन यानी कि एम, हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी सेकंड पोजीशन पर ही रही। और जो हमारा सब्जेक्ट है ये वर्ब के साथ रहा, तो आइदर ऑन फर्स्ट और आइदर ऑन थर्ड, और बाकी सेंटेंस को हम कहीं भी रख सकते हैं। तो एक इससे थोड़ा मुश्किल वाला सेंटेंस भी देखते हैं, ठीक है। तो आई रीड अ बुक, ठीक है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज आई। आई को हम लोग जर्मन में बोलते हैं इश, ठीक है। अब नेक्स्ट है रीड, इसके बाद हमने वर्ब लगानी है, वर्ब इज रीड। तो रीडिंग को जर्मन में हम लोग बोलते हैं लेजन, रीडिंग इज लेजन, LESEN। और अगर इस लेजन को हम लोग इश के अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? लेजर। तो इश लेजर, अ को हम बोलते हैं आइन, और बुक को बोलते हैं बुक, BUCH। अब सिमिलरली इसको भी हम घुमाकर लिख सकते हैं, जैसे ein Buch lese ich। इसमें हमारा सेम ये जो वर्ब है ये रही सेकंड पोजीशन पर, जो हमारा सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ रहा, और बाकी सब कुछ हम इंटरचेंज कर सकते हैं कहीं के भी अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल हम लोग और देख लेते हैं इसका, ठीक है। जैसे आई गो टू जर्मनी, ठीक है। इस केस में आई हमारा फिर से क्या हो जाएगा? इश, ठीक है। गो को हम लोग बोलते हैं गेहन, और
यानी कि GEHE और N। और ये किसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट हो जाएगा? इश के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा गेह। ठीक है, टू का हमारा हो गया नाक, और जर्मनी को हम लोग बोलते हैं डॉइचलैंड। तो गेहान है वो गोइंग के लिए है ना? क्या बेटा? जो गेहान है वो गोइंग के लिए है और गो के लिए गे है। हाँ जी, तो गो पे। थैंक यू सर। ठीक है, और इसको हम वही दोबारा दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे नाक डॉइचलैंड गेह इश। तो बस हमारा कंडीशन सेम है कि वर्ब शुड बी ऑन सेकंड पोजीशन एंड सब्जेक्ट शुड बी विद द वर्ब। एक्सक्यूज मी सर। तो ये, हाँ बेटा बोलो। सर इससे जब हम मीनिंग बनाएंगे सेंटेंस का, सर उस पे नहीं इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, सर जैसे हम जैसे इसको आपको इंग्लिश एग्जांपल में दे बना, देता हूँ। सर यही वाला सब हम्म, जो सा आपने बताया सर, फिर इसमें नाक मतलब टू पहले आ गया, डॉइचलैंड सर जर्मनी, सर इंग्लिश में तो हाँ बनेगा नहीं जी। फिर इसका। तो हम देखो, अगर इसमें सेंटेंस बनाते टाइम हम लोग ये देख रहे हैं कि वर्ब हमारी कहाँ पे लगनी है, तो सबसे पहले हमारी ट्रांसलेशन के लिए नजर वर्ब पे ही जानी चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा इजीली बन जाएगा। अगर हमने ये देख लिया नाक डॉइचलैंड गेह इश, तो हमारी वर्ब क्या है? गेह। ठीक है, और गेह जो कॉन्जुगेशन वो सिर्फ इश के साथ याद है, तो इश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इश हमें मिल गया, इश मतलब आए, गेह मतलब गो, और नाक डॉइचलैंड यानी टू डॉइचलैंड, टू जर्मनी। तो हमें अगर ट्रांसलेशन करनी है तो हमें साथ में वर्ब को पहले ढूंढना पड़ेगा कि वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। ये चीजें हमें खुद ढूंढनी पड़ेंगी, तभी हमारी जो है ट्रांसलेशन अच्छे से हो। ओके सर, ओके। अब ये जो थे ये हमारे सबसे सिंपल वाले सेंटेंसेस थे। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें दो वर्ब्स आ जाती हैं, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। ठीक है, या फिर मोडाल वर्ब्स आ जाती हैं, एक मोडाल वर्ब और एक मेन वर्ब। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब और मोडाल वर्ब होती है उसको हम लोग सेकंड पोजीशन पर रखते हैं कॉन्जुगेट कर कर। लेकिन जो हमारी मेन वर्ब होती है उसको हम सेंटेंस के एंड में ले जाते हैं बिना कॉन्जुगेशन के, यानी कि अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे अभी हमने लास्ट सेंटेंस क्या पढ़ा? आई गो टू जर्मनी। ठीक है, इसी के अंदर मैं एक मोडाल वर्ब डालता हूं, जैसे आई वॉन्ट टू गो टू जर्मनी। ठीक है, कि मैं जर्मनी जाना चाहता हूं। तो अब हमारे पास दो वर्ड्स वर्ब्स हो गए। फर्स्ट इज वांट जो एक मोडाल वर्ब है, और सेकंड इज गो जो हमारा मेन वर्ब है। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे? इश। ठीक है, जो हमारा ये वांट है ये एक मोडाल वर्ब है जिसको हम बोलते हैं वॉलन। ठीक है, और वॉलन की इश के साथ कॉन्जुगेशन होती है विल। इश विल। ठीक है, अब सेकंड पोजीशन पर हमारी मोडाल वर्ब आ गई कॉन्जुगेट होकर, तो हम मेन वर्ब को अभी के लिए छोड़ देंगे। टू जर्मनी, टू जर्मनी को क्या बोलते हैं? नाक डॉइचलैंड और उसके बाद गो, गो देखते हैं हमारा मेन वर्ब। तो ये क्या हो जाएगा? गेहन, बिना कॉन्जुगेट करे। तो ये सबसे एंड में आएगा सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या बन गया? इश विल नाक डॉइचलैंड गेहन, आई वांट टू गो टू जर्मनी। ब्लैक बोर्ड नहीं शो हो रहा।
अरे बेटा ब्लैक बोर्ड नहीं शो हो रहा आपका। बेटा एक बार फिर आप लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो, क्योंकि बाकी सबको तो हो रहा होगा। दोनों अंतिम हो गया होगा। क्या? सर मुझे एक बात पूछनी थी। हम्म इट मीन्स कि अगर जैसे मोडाल वर्ब और मेन वर्ब दोनों सेंटेंस में होती है, तो हम सेकंड हम्म जो मेन वर्ब होगी उसको कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। बिल्कुल, और एंड में ले जाएंगे उसे। ओके, और एंड में ले जाएंगे। और हम्म, मोडाल वर्ब जो होगी उसको सेकंड पे ही कंसिडर करेंगे। बिल्कुल, और उसको कॉन्जुगेट करेंगे। ओके ओके। और यही चीज हमारी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ भी होगी। और कई सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब्स को कंसीडर करा ही नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, आई एम रीडिंग अ बुक। ठीक है, अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। इस केस में हम इस हेल्पिंग वर्ब को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम इसे छोड़ देंगे, हम एज्यूम ही नहीं करेंगे है। तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, इश लेजर आइन बुक। ठीक है, हम हेल्पिंग वर्ब को कब ट्रांसलेट करते हैं? जब हमारे पास सेंटेंस में कोई और वर्ब ना हो। जैसे इस केस में आई एम अ स्टूडेंट, यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वही हमारी मेन वर्ब है, तो हमने इस एम को ट्रांसलेट करा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ एक मेन वर्ब भी है, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक। ओके, तो ये हमारे सेंटेंसेस थे। ठीक है, सेंटेंसेस को हम लोग बोलते थे सिर्फ जाट्स। अब हमने देखना है क्वेश्चन सेंटेंसेस। ठीक है, क्वेश्चन सेंटेंसेस, इसको बोलते हैं फ्रागोजाट्स। फ्रागा इज टू क्वेश्चन एंड जाट्स इज सेंटेंसेस। तो जो फ्रागोजाट्स हैं ये हमारे दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज वेफ्रागो एंड सेकेंड इज जाट्सफ्रागो। दोनों का अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो हम एक एक करके अब दोनों का सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वेफ्रागो। वेफ्रागो इज बेसिकली WH फैमिली वाले हमारे जो वर्ड्स होते हैं। इसके लिए मैंने आप लोगों को ग्रुप में PDF भेजी थी, है क्या किसी के पास? यस सर। तो वो जो हमारी PDF है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कौन से W वर्ड को क्या बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम हु को सर बोलते फ्रॉगो को हैं। क्या कहते हैं? किसको बेटा? सर फ्रॉगो को क्या क्या फ्रागो कहते हैं मीन्स इंग्लिश में? क्वेश्चन, क्वेश्चंस क्वेश्चंस। फ्रागो इज क्वेश्चन।
ठीक है, तो हमारे पास वर्ब्स थे, जैसे हु को हम कहते हैं वेयर, वो को कहते हैं वेयर, ठीक है, वी को कहते हैं हाउ, वास को कहते हैं व्हाट, वान को कहते हैं व्हेन, वारूम को वाई। ऐसे मैंने आपको सारी पीडीएफ, पूरी पीडीएफ भेजी है कि कौन से वर्ड को क्या कहा जाता है। अब हमें जो है इसका स्ट्रक्चर देखना, रूल क्या कहता है, फिर हम इसके भी एग्जांपल्स देखेंगे तो हमें इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। रूल क्या कहता है, सबसे पहले हमारा आता है डब्ल्यू वर्ड, यानी कि जो हमारा WH फैमिली का वर्ड है सबसे पहले वो आएगा। सेकंड पोजीशन पर हमारा आता है वर्ब। ये जो वर्ब है ये हमारी कॉन्जुगेटेड फॉर्म में होती है। थर्ड पे आता है हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस जो भी बचा है, ठीक है। तो हमारा अगर देखा जाए तो ये भी नॉर्मल सेंटेंस जैसा ही है। नॉर्मल सेंटेंस में कहता था कि वर्ब हमारी सेकंड पर रहेगी, सब्जेक्ट जो हमेशा वर्ब के साथ रहेगा, पर इसमें चेंज क्या आ रहा है कि जो हमारा डब्ल्यू वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, वो फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन फिक्स हो गई, बाकी हम कैसे भी रख सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चंस बना के देखते हैं कुछ कुछ, जैसे हम कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू लिव, ठीक है, तुम कहाँ रहते हो। तो वेयर को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ, किसी को पता है? वो सर, वो। ठीक है, देखो वेयर ना हमारे पास इस पीडीएफ में 3-3 दे रखे हैं। अगर हम नॉर्मल पूछ रहे हैं सिर्फ वेयर, तो हमारे पास उसका मीनिंग है वो। अगर हम पूछ रहे हैं कि आप कहाँ से आते हो, तो मतलब कहाँ से आते हो या कहाँ से आ रहे हो, तो हम लगाते हैं वो हियर। और अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ जाना है, वेयर टू गो, तो हम लगाते हैं वो हिन। तो फिलहाल इस वाले के लिए हमारा वो ही लगेगा, वो, ठीक है। अब हमारी इसमें वर्ब क्या है, लिव। तो इसके लिए हमारे पास जर्मन वर्ड होता है वोहनन, वोहनन, एंड यू को हम बोलते हैं जी। इसको हम एक और तरीके से बनाते हैं, ये जो जी है ना, ये यू होता है आप वाला, कि आप कहाँ रहते हो। अगर हम इसको बिना इज्जत के नॉर्मल लोगों से, अपने दोस्तों से पूछने के लिए कहते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, तो हम कहेंगे वो वोन्स दू। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, दू। तो दू और जी दोनों यू के लिए यूज करे जाते हैं। दोनों में फर्क क्या होता है, दू इज तुम एंड जी इज आप। जी और धू जो है, ये जी तो इनफॉर्मल में आएगा ना? नहीं, हाँ बेटा, फॉर्मल में आएगा, आई थिंक फॉर्मल में आएगा ना सर? जी क्योंकि फॉर्मल में आएगा, आप वाले का, दूसरे- दू इनफॉर्मल। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं, कोई और क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट आर यू ईटिंग। अगर हम पूछ रहे हैं तुम क्या खा रहे हो, तो ये भी हमारा भाई दो तरीके से बनेगा।
वट को हम बोलते हैं वाज, ठीक है। ईटिंग के लिए हमारे पास जर्मन वर्ब होता है एसन। तो अगर हम जी के साथ बनाएंगे तो एसन का एसन ही रहता है, वाज एसन जी। और अगर हम दू के साथ बनाएंगे तो वाज इस्ट दू, ठीक है। तो हमारा बेसिकली हमने स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर क्या है, फर्स्ट पे डब्ल्यू वर्ब, उसके बाद वर्ब एंड उसके बाद सब्जेक्ट। उसके बाद अगर हमें और कुछ ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह दूं इसमें, ठीक है, व्हाट आर यू ईटिंग, गिव मी अ मोमेंट बेटा, एक मिनट ना। तो हमने क्या कर लिया था, व्हाट आर यू ईटिंग, वाज इज टू या फिर वाज इज इन। अब हमारे पास दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, दैट इज ज़ात्स फ्रागे। अब ज़ात्स फ्रागे क्या होता है, इसको हम एक तरह से या नाइन फ्रागा भी बोलते हैं। तो इसमें ये कोई कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमें हाँ या ना में जवाब क्या देना। बोलते हैं इसे? क्या बेटी? सर इसे क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन क्या है इसकी? देखो जर्मन लैंग्वेज में इसे बोलते हैं ज़ात्स फ्रागे, ज़ात्स फ्रागे। और इसको या नाइन फ्रागे भी बोला जाता है। या और नाइन मतलब कि यस या फिर नो। तो इसका जो जवाब है हम यस या फिर नो में ही देते हैं, या फिर नाइन में। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, पहले हम स्ट्रक्चर पढ़ें, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, रूल इज फर्स्ट, इसमें जो है वर्ब हमारी फर्स्ट पोजीशन पर आती है, सेकंड पोजीशन पर आता है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, और उसके बाद हमारा बाकी का सेंटेंस। इसमें देखा जाए तो डब्ल्यू वर्ड वाले जो हमारा स्ट्रक्चर था उसमें से डब्ल्यू वर्ड हटा दिया, बाकी सब कुछ सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम करें, जैसे हमने उसमें पढ़ा था व्हाट आर यू ईटिंग, तो इसमें हम क्या क्वेश्चन करेंगे, आर यू ईटिंग। तो इस चीज का जवाब हम क्या कहेंगे, यस या फिर नो, कि क्या तुम खाना खा रहे हो, तो हाँ मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर नहीं मैं खाना नहीं खा रहा। तो आंसर किस में आ रहा है, या तो यस में या फिर नो में। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ, सबसे पहले आते हैं हमारे पास वर्ब। तो वर्ब क्या है, ईटिंग। तो ईटिंग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे एस एन और इसका क्या लग जाएगा जी, हमारा सब्जेक्ट। अगर हम दो के साथ बनाते हैं तो इस्त और दो, या फिर हम कह सकते हैं डू यू लिव इन दिल्ली, क्या तुम दिल्ली में रहते हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, या हम आंसर में क्या देंगे कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ या फिर नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहता। तो आंसर क्या आ रहा है, या तो या में या फिर नाइन में। तो इसमें वर्ब क्या हमारी लिव, ठीक है। तो लिव को हम कहते हैं वोहनन। तो वोहनन जी इन दिल्ली, या फिर अगर हम दू के साथ बनाएंगे तो वोन्स डू इन
दिल्ली। इतना क्लियर हुआ सब लोगों को? सर हम इसमें Yes, वर्ड sir. नहीं यूज करें जा और एक एक करके नाइन। बोलो। सर बोलो जो क्या आपने बोल रहे हो? सर वर्ड बताए हैं जो आपने या और नाइन, सर वो भी नहीं यूज हाँ, करेंगे इसमें सेंटेंस में? वो तो सेंटेंस का आंसर करने के लिए यूज करे जाते हैं ना। जैसे अगर आपसे कोई जर्मन में क्वेश्चन पूछ रहा है कि वोन्स डू इन दिल्ली, कि क्या आप तुम दिल्ली में रहते हो, तो उसका आंसर आप क्या दोगे? या इश वोन इन दिल्ली। तो इसका आंसर करने के लिए हम या फिर नाइन यूज करेंगे कि हाँ मैं दिल्ली में रहता हूँ। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर ये जी का किसी का भी? यूज एक बार इसमें बताना क्या है? ये जो आपने वॉन जी इन दिल्ली लगाया, हाँ, इसका इसका एक क्या बार यूज बताऊं मैं? बताना। ये जी का इसमें यूज, क्या यूज है? हाँ जी। अच्छा, जी इज यू, ठीक है। और ये जी किस लिए यूज करा जाता है? ये यूज करा जाता है जब हम किसी से फॉर्मली बात करते हैं आप करके, ठीक है। तो जी को भी हम यू कहते हैं और दू को भी हम यू ही कहते हैं। फर्क क्या है? जी को हम बोलते हैं आप और दू को बोलते हैं तुम। वो लोग तू तड़ाक में बात नहीं करते, बहुत तमीज वाले लोग हैं जर्मन वाले, वो तू तड़ाक नहीं रखते, या तो आप या फिर तुम। ओके सर। ठीक है। तो अब सेंटेंस फॉर्मिंग में किसी को कोई डाउट किसी चीज का? सर जो आपने ग्रुप में पीडीएफ डाली थी एक बार वर्ब्स की, हाँ, सर एग्जामिनेशन प्रेपरेशन के लिए, सर वो इनफ है या फिर और एक्स्ट्रा वर्ब की तैयारी भी करनी पड़ेगी? वो कॉन्जुगेट की हुई है सर। नहीं बस बेटा वही इनफ है अभी आपके A1 लेवल के लिए। जब आप A2 में जाओगे तो आपको और करनी पड़ेगी। ओके सर। ये जो है नॉर्मल सेंटेंसेस के वो थे। इसके बाद में आपकी ये जो डाउट क्लास हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट फॉर्म। जैसे इंग्लिश में होता है ना परफेक्ट टेंस, वैसे ही जर्मन का परफेक्ट टेंस कराऊंगा। उसके लिए आपको कुछ और वर्ब्स की मतलब नीड पड़ेगी, यानी कि आपको परफेक्ट फॉर्म में वो वर्ब्स याद करनी पड़ेंगी। जैसे इंग्लिश ओके में सर। हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना, तो जैसे गो, वेंट, गॉन, गो को गॉन यूज करते हैं परफेक्ट टेंस में। ऐसे ही हमें जर्मन में भी एक नई फॉर्म याद करनी पड़ेगी। मतलब वर्ब्स वही होंगी, मीनिंग वही होंगे, कॉन्जुगेशंस वही होंगी, बस उनकी जो है वर्डिंग थोड़ी चेंज होंगे क्योंकि वो थर्ड फॉर्म में जाएगी। ओके सर। ओके। तो अब तक सिर्फ अब सेंटेंस स्ट्रक्चर हटा दो। कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा हो कि रिपीट करने की नीड है या फिर हमें नहीं आता, किसी को भी? ये जो आपने बुक दी थी पीडीएफ वाली, इसका क्या यूज है? मतलब इसका क्या करना है? इसका कुछ है आगे? कौन सी वाली बेटा? स्टूडियो स्टडी टीवी वाली जो बुक दी थी आपने, उसका क्या करना है सर? जिसमें वर्ब्स लिखे हैं बड़ी सारी। हाँ जी सर। एक्चुअली मैंने उसको उसमें कॉपी करवा लिया था, उसका प्रिंट्स निकलवा लिया था, तो इसलिए पूछा मैंने यूज है। देखो वो क्या है, वो आपको अलग अलग वर्ब्स के मीनिंग बताएंगे सबसे पहले। तो उसमें तो सबसे पहली चीज उसमें आपके लिए वोकैबुलरी, और दूसरी चीज है कि हर एक वर्ब की कॉन्जुगेशन सिंपल नहीं होती, कुछ की इरेगुलर भी होता है जो आपको याद करनी पड़ती हैं। तो वो सारी इरेगुलर वर्ब्स की कॉन्जुगेशन उसमें लिखी हुई हैं जो आपकी A1 लेवल पर काम आएंगी। तो वो सारी वर्ब्स आपको मतलब उनके कॉन्जुगेशन समझने हैं, वो याद करना है। ओके सर। ठीक है हरप्रीत, आर्टिकल्स करते हैं फिर हम इसके बाद।
ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं आर्टिकल्स। कि आर्टिकल्स लगाने में प्रॉब्लम आ रही थी काफी सारे लोगों को। ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट इज डेस्टिम्ड आर्टिकल। ठीक है, इसको इंग्लिश की भाषा में डेफिनेट आर्टिकल्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो होता है हमारा द। ठीक है, अब ये जो द है ना, ये हर एक केस के लिए अलग यूज करा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी चीज मैस्कुलिन है तो हम यूज करते हैं डेयर। अगर कोई चीज न्यूट्रल है तो हम यूज करते हैं दास। अगर कोई चीज फेमिनिन है तो हम यूज करते हैं डी। और अगर कोई चीज प्लूरल है तो भी हम यूज करते हैं डी। तो हमारे पास अब चार मीनिंग हो गए, चार वर्ड्स हो गए, और चारों का मतलब क्या है? द। तो अब अगर हमें कहीं पे भी द लगाना है तो हमें पहले ये देखना होगा कि हम जिसके साथ लगा रहे हैं उसका जेंडर और नंबर क्या है। अगर वो मेल है तो डेयर लगेगा, ठीक है। फीमेल है तो डी लगेगा। और न्यूट्रल है, कोई ऑब्जेक्ट है जैसे नोटबुक हो गई, ठीक है, तो दास लगेगा। अगर प्लूरल है तो डी लगेगा फिर से। सेम चीज हमारे साथ होती है उन बेस्टिम्ड आर्टिकल में। इंग्लिश की भाषा में इसे कहा जाता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, अगर मैस्कुलिन है तो हम बोलते हैं आइन। न्यूट्रल है तो हम बोलते हैं आइन। फेमिनिन है तो हम बोलते हैं आइन। और प्लूरल है तो हम बोलते ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसको कह रहे हैं ये अ है सिंगल, तो सिंगुलर चीज कभी प्लूरल में तो जाती ही नहीं। जब आपने सुना है अ बुक्स, नहीं होता ना, यानी कि प्लूरल चीजों के साथ हम अ लगा ही नहीं सकते, तो उस केस में आइन आता ही नहीं है। तीसरे तरीके का आर्टिकल हमारे पास होता है नेगेटिव आर्टिकल। ठीक है, तो ये जो है हमारा इंग्लिश में, इसको हम बोलते हैं नो। तो अगर कोई मैस्कुलिन है तो उसके साथ हम लगाते हैं काइन। अगर कोई न्यूट्रल है तो आ जाता है काइन। अगर कोई फेमिनिन है तो आता है काइन। और प्लूरल है तो भी आता है काइन, सेम फेमिनिन वाला।
ठीक है। अब आर्टिकल हमने ये बोल दिया कि मैस्कुलिन के आगे ये लगाना है, न्यूट्रल के आगे ये लगाना है, फेमिनिन के आगे ये लगाना है, प्लूरल के आगे ये लगाना है, ठीक है। ऐसे ही हमें उन वेस्टर्न और वेस्टर्न में भी पता चल गया। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज मैस्कुलिन है, कौन सी न्यूट्रल है, कौन सी फेमिनिन है? तो इसका एक ही जवाब है कि जब आप कोई भी नाउन लिखो तो आप उसके साथ उसका आर्टिकल लिखो और उसे उसी टाइम याद कर लो एक ही साथ। जैसे अगर मैं कहता हूं टी, ठीक है, तो उसका आर्टिकल क्या है? डेयर टी, ठीक है। अगर मैं कहता हूं जाफ्ट, तो जाफ्ट इज जूस, तो दास। तो इसी तरीके से हम लोग आर्टिकल्स एक एक नाउन के हम याद करते हैं। तो कौन से नाउन के साथ क्या आर्टिकल आएगा, इस बेस पर हम लोग पूरा का पूरा हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके आर्टिकल्स ठीक से नहीं आपके क्लियर, तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में भी इशू आएगा। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है। अब तो और किसी का किसी भी चीज में डाउट? किसी भी सर टॉपिक ये में बेटा कोई भी। सर जो आर्टिकल है सर वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिक्स किए हुए हैं सर, जैसे टी है सर वो तो न्यूट्रल है बट हम उसके साथ देर लगा रहे हैं। मतलब डी कहाँ से न्यूट्रल हुआ? नहीं सर टी बोला है सर, टी। अच्छा, हाँ, तो ये जो है हर वर्ड का ना एक अलग मतलब जेंडर जो है ये फिक्स हुई हुई है जर्मन लैंग्वेज में। तो वो आपको जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही लर्न करनी पड़ेगी। ऐसी कितनी मतलब ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका हम हिंदी में या इंग्लिश में अलग जेंडर पढ़ते हैं, बट की तो फीमेल जेंडर है ना, उसको हम बोलते हैं जर्मन में मैटशन। मैटशन का आर्टिकल होता है दास। अब सोचो लड़की का जेंडर न्यूट्रल कर रखा है इन्होंने, यस सर। ठीक है। तो ये चीज हमारी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग नहीं चलेगी, ये जर्मन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो उन्होंने फिक्स कर रखी है वही चीज होगी। ओके सर। ओके, अब रितिका ने बोला ट्रेन बार वर्ब्स। ओके, अब ट्रेन बार वर्ब्स क्या होते हैं बेटा? ट्रेन बार वर्ब्स को ना हम सेपरेबल वर्ब्स भी कहते हैं। तो इट इज ऑल्सो नोन एज सेपरेबल वर्ब्स, ठीक है। तो ये टूट जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ इसका मतलब होता है टू कॉल, ठीक है। आइन लाडेन, टू इनवाइट, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों के सेंटेंस बना के दिखाऊं तो वो कैसे बनेंगे कि ये जो ये है ये यहाँ से दो हिस्सों में टूट जाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है जो बचा, ये कॉन्जुगेट होकर सेकंड पोजीशन पर आएगा, और ये जो ये वाला पार्ट बचा ये एंड में चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूँ आई इनवाइट यू टू द पार्टी, ठीक है। तो आई को हम क्या कहते हैं? इश। अब इनवाइट के लिए हमें वर्ब पता चली क्या है? आइन लाडेन।
तो जो लाडेन है ना वो हम इसके अकॉर्डिंग कॉन्जुगेट करेंगे सिर्फ, तो इश लाडो, ठीक है। यू को हम कहते हैं डिश, ठीक है। टू द पार्टी तो जुअर पार्टी, और जो आइन बचा वो चला गया सबसे एंड में, ठीक है। तो ये डिश और जुअर ये वर्ड्स अभी आप छोड़ दो, ये आपके लेवल में अभी नहीं है, आपको बस सेंटेंस फॉर्मिंग के लिए बताया। आपका ट्रेन बार वर्ब्स का मैं डाउट क्लियर कर रहा हूँ बस। तो ट्रेन बार वर्ब्स में जो सेपरेबल वर्ब्स है तो उसका पीछे वाला पार्ट कॉन्जुगेट होकर सेकंड नंबर पे आता है और पहला वाला पार्ट सबसे एंड में चला जाता है। अगर मैं एक और लूं टू कॉल वाला, तो आई कॉल राहुल, ठीक है। तो इश, ठीक है, कॉल टू कॉल का क्या था, आन फांगन, तो फांग राहुल आन, तो ये क्या होगा, पीछे वाला कॉन्जुगेट होकर सेकंड पोजीशन पर और आगे वाला एंड में। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन बार वर्ब्स एंड सेपरेबल वर्ब्स। सर कॉल को क्या बोलते हैं? क्या बेटा, कॉल को क्या बोलते हैं? ट्रेन बार वर्ब्स। सर जैसे यहाँ पे आई कॉल लिखा है तो इश के बाद क्या लिखा है? अच्छा, इसको बोलते हैं आन फांगन, ये, ठीक है। उसके लिए हमने दोनों को अलग अलग कर लिया, फांगन हमारा सेकंड पोजीशन पे और आन हमारा लास्ट में। ये फांगो FANGE और आन एंड में। और इसको हम आन रूफिन भी कहते हैं, एक और वर्ड होता है इसके लिए, आन रूफिन। क्लियर है बेटा ट्रेन बार वर्ब्स? सर यस बेटा। अब किसी का कोई और टॉपिक पे डाउट कुछ भी चीज को लेकर? सर जो एग्जामिनेशन के चारों टास्क हैं सर, आप उसकी प्रैक्टिस अभी करवाओगे जो सर सप्रेशन वगैरह का है? हाँ बेटा बिल्कुल करवाऊंगा। ओके सर। चलो फिर अब तक जितना हुआ वो सबको क्लियर है ना? तो अब मैं आपको ना पहले थोड़ा सा आगे का अपना प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है। आपकी अब से क्लासेस तो जो सैटरडे संडे होती है वो होंगी ही होंगी, ठीक है। उसके अलावा कुछ कुछ क्लासेस ऐसी होंगी जब मैं फ्री बैठा हूँगा तो मैं नॉर्मली रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा उन ग्रामर टॉपिक्स की, ठीक है। और आप उसकी जो है अपना मतलब क्लास लेकर कोई भी अगर डाउट हो तो वो डाउट आप मेरे से पूछ सकते हो। इतनी चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। सेकेंड चीज, आप लोगों के एग्जाम में जो चीजें आएंगी, ठीक है। हाँ एक सेकेंड बेटे अपना। हाँ, तो हम लोगों का जो भी एग्जाम का पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे अब वो मैं आपको साथ साथ ग्रुप में पोस्ट करता जाऊंगा एंड वो आप प्रैक्टिस करते जाना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा क्लास में एंड उसके बाद मैं आपको भेजता रहूंगा वो, तो वो चीज आपको साथ साथ करनी है। जैसे आज मैं आपको क्लास के बाद एक ऑडियो भेजूंगा एक या दो, तो उनको आपको ट्राई करना है कि आप समझकर उसका मीनिंग इंग्लिश में लिखो, ठीक है। और एक दो टॉपिक्स दूंगा जिस पे आपको खुद से स्पीच प्रिपेयर करके 30 सेकंड्स बोल पाओ या 40 सेकंड्स बोल पाओ या एक मैक्सिमम 1 मिनट तक बोल पाओ,
इतना प्रिपेयर करके उसको जर्मन में बोल के मेरे को ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भेजने हैं। तो ये हमारा भी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी कि जिस जिस टाइप का मैंने एग्जाम लेना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अब एक नया ग्रामर का टॉपिक करेंगे अपना परफेक्ट फॉर्म, और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे कि अगर हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन सेंटेंसेस सीखे, ठीक है, अर्पित वोकैबुलरी वर्ड्स भेज देंगे। तो अगर हम लोगों ने क्वेश्चन सेंटेंसेस सीखे, आपसे कोई क्वेश्चन करता है तो उन क्वेश्चंस का आंसर देना भी हमें आना चाहिए। तो उस आंसर की फॉर्मेशन हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका आंसर हम किस फॉर्मेट में करें। तो बेसिकली हम लोग एक इंटरव्यू सेशन टाइप भी कंडक्ट करेंगे क्लास के अंदर ही, कि मैं जर्मन में आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आप जर्मन में ही उसका आंसर दोगे। क्लियर है बेटा इतना? यस सर। ठीक है, तो अब मेरे को फाइनली बताओ कि जितना हम लोगों ने अब तक सिलेबस करा था वो सारी चीजें आप लोगों को आती हैं अच्छे से? सर प्रैक्टिस मटेरियल भेज दीजिए आप। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल मैं आपको भेज दूंगा। आज रात तक आपके पास बहुत सारा सामान आने वाला ग्रुप में। ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, वोकैबुलरीज आपके पास आ जाएंगी। आपको जो टेस्ट के क्वेश्चंस टाइप होंगे उनके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई और मटेरियल चाहिए या कुछ चीज चाहिए तो आप मेरे को बताओ। ठीक है, इतना ही है फिर तो। हम लोग अब आपसे नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भेज रहा हूँ जो आप लोगों को साथ साथ आप ट्राई करते जाना। ठीक है, ओके सर। ओके सर। ठीक है बेटा, आप लोगों को मैंने बता दिया था कि हम लोगों का टेस्ट जो भी क्वालिफाई करेगा वो A2 में तो जाएगा ही, एंड मैं अपनी तरफ से आप लोगों को एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, ओके सर। ओके, ओके सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, ओके, बाय बाय।